कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वाले डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी देश के। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसमें सबसे जो अहम जो बात होता है वो हम रुपया पैसा के बारे में जानते हैं। आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, बचत क्या होता है। उस जब हम आय को थोड़ा सा और ब्रॉडर करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाकर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं और इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं राज्य बात करने वाले राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इनकम, आय। आय क्या होता है? देखिए, इसी चीज़ को समझिएगा। जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आय के बारे में बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसके बदले में उसको कोई कुछ पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। इसे हम व्यक्तिगत आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और हमको इसके बदले में कुछ पैसा मिलता है तो वो मेरा व्यक्तिगत आय हुआ। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन जब हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। तो ये भाई साहब आय जो होता है, ये आय तो हम एक देखिए व्यक्तिगत आय जो अपना हो गया, और एक जो है औसत आय। ये प्रति व्यक्ति आय जो है पीसीआई, ये क्या है? एक प्रकार का औसत आय है। औसत आय है। औसत आय कहने का मतलब इसलिए क्योंकि जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय को हम देश की टोटल जनसंख्या से, देश की जितने कुल जनसंख्या है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है। आप सब कोई जानते हैं, 10th क्लास में है तो जाहिर सी बात है आप एवरेज पढ़े होंगे, औसत पढ़े होंगे, कि जब टोटल जितने भी अंक है उसके वैल्यू को हम जोड़ दें और जितने भी अंक है उसके टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो जो हमें रिजल्ट आता है उसे औसत कहते हैं, औसत वैल्यू कहते हैं। एवरेज एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट बोलते हैं। उसी तरह जो हमारा राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो एक प्रकार का क्या है? औसत आय है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन औसत आय है, तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय और बचत। तो इसमें से क्या होगा आपका? प्रति व्यक्ति आय। बात समझे कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्या आय दो तरह से हो गया, एक व्यक्तिगत आय और एक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि राज्य का यानी राष्ट्र का, अलग अलग राज्य का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा। राज्य स्तर पर राज्य का, राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर देश का। तो हम देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर जीडीपी क्या होता है। आज देखेंगे नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएनपी, ठीक है ना। फिर उसके बोल देंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन सभी चीज़ों का जो है ना हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पर कैपिटा इनकम का चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सब का हम लोग भाई साहब पोस्टमार्टम करेंगे और बवाल मचाएंगे। देखिए, एक एक करके जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा हम लोग चर्चा करते चलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है भाई साहब? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जाहिर सी बात है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय जो होगा ज़्यादा होगा वो देश क्या होगा? विकसित होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर मेरा आय ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? हम इकोनॉमिकली काफ़ी क्या है? डेवलप है, हम विकसित हो चुके हैं। बात समझ आ रहा होगा। तो जिसका राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा वो विकसित होगा, जिसका कम होगा वो क्या होगा? अविकसित होगा। बात समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका मतलब ही विकसित कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय इसका ज़्यादा है। और जब राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है क्या? नेपाल, ब्रिटेन, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें से ब्रिटेन क्या है भाई साहब? ये विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय बोलेंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हम बार बार वही चीज़ समझा रहे हैं, उसको ध्यान
ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है यहाँ का, ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, ये सब जो देश है यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। करे कि जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है किसी के खेत में या कहीं पर, तो उसकी जो आय का जो रूप होता है वो किस रूप में प्रकट होता है, तो लगान के रूप में प्रकट होता है। बात समझे कि नहीं। जब किसी व्यक्ति भूमि पर कोई काम करेगा, किसी के खेत में कोई काम करेगा, तो उसे पारिश्रमिक किस रूप में प्रकट होगा, लगान के रूप में। बात समझे कि नहीं। आप जहाँ पर नौकरी कीजिएगा वहाँ पर क्या होगा, आपको वेतन के रूप में आएगा, आपका जो बेनिफिट्स होगा। आप किसी को सूद पर पैसा दिए रहिएगा ब्याज पर, तो उससे जो आपका फायदा होगा, रिटर्न आएगा, उसे हम ब्याज कहेंगे। मजदूरी क्या होता है, आप कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पे गिलवा माटी धो रहे हैं, ठीक है ना, ठेला चला रहे हैं, ठीक है ना, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलेगा मजदूरी होगा। बात समझ आ गया। तो यहाँ पर भूमि पर पारिश्रमिक किया जा रहा है तो लगान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। देखिए बिहार में कुल घरेलू उत्पाद 11.03% है, एक जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, 11.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है। देखिए मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2001 में भारत में जारी किया गया था, और उसमें राज्यों को, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें देखा गया कि कौन सा राज्य जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। तो उसमें केरल सबसे ऊपर आया था, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट के हिसाब से केरल क्या है, सबसे ऊपर आया हुआ था। लेकिन सबसे नीचे जो है 5 राज्य आए हुए थे, ठीक है ना। और वो कौन कौन से 5 राज्य थे, उन्हीं 5 राज्य को बीमारू राज्य कहा गया। याद रखिएगा यहाँ पर BIMARU। देखिए BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, और A से असम और R से राजस्थान, और U से यूपी यानी उत्तर प्रदेश। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ U से कितना लोग उड़ीसा समझ लेता है, तो यहाँ उड़ीसा नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। ये देखिए ये ऑप्शन हम इसलिए रखे हैं ताकि आपको समझाएं। ऑप्शन में उड़ीसा आएगा, तुरंत आप क्या कीजिएगा, उड़ीसा छोड़कर कर्नाटक, यहाँ ऑप्शन दोनों होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा और यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्नाटक भी नहीं होगा। बिहार और मध्य प्रदेश तो होगा इसमें, लेकिन क्या होगा, आपको उड़ीसा भी नहीं होगा और कर्नाटक भी नहीं होगा। कितना लोग यहाँ कर्नाटक मार देते, यहाँ पर आंसर मार देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ उड़ीसा भी नहीं होगा। यहाँ यू का मतलब क्या होगा, यूपी। याद रखिएगा 5 गो राज्य, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से आसाम और R से राजस्थान और U से यूपी उत्तर प्रदेश। बात समझ आ गया इतना, BTC की किताब के अनुसार, ठीक है ना। अगर U से उड़ीसा है तो BTC में गलत दिया हुआ है। बात समझ नहीं, BTC वाले किताब को चाहिए उसको सुधार करना, लेकिन गलत नहीं है, यही याद रखिएगा। U से क्या होगा, यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, ऊंची विकास दर से, जब विकास दर भाई साहब ऊंचा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर तेजी से समृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, हम लोग तेजी से देश का समृद्धि होगा, विकास होगा, लोग स्टैंडर्ड होंगे, उन लोगों का खान पान रहन सहन सब स्टैंडर्ड होगा, गरीबी दूर होगी। साइड सी बात है, जब स्टैंडर्ड होगा, लोग खान पान सब कुछ अच्छा होगा तो गरीबी दूर होगी ही। देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। विकसित देश जरूरी नहीं है कि विकसित देश, इसका बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा तब विकसित देश में आएगा। इसीलिए तेजी से समृद्धि सही होगा और गरीबी दूर होगा, ये दोनों सही होगा। तो आंसर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकसित होने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, इसीलिए यहाँ पर सी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेगा बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या है, सबसे कम, न्यूनतम है, सबसे कम है। करेगा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। याद रखिएगा, इतना ही आपको एग्जाम में इसी सबसे पूछता है क्वेश्चन। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, पटना का, सबसे कम शिवहर का। बात समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, जस्ट ही हम लोग देखे शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ था। देखिए इस केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हम लोग शॉर्टकट में CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका काम क्या है, राष्ट्रीय आय
और प्रति व्यक्ति आय, इन सभी का आंकड़ा का क्या करना है, प्रकाशित करना होता है। और इन सभी आंकड़ों को प्रकाशित करने में और इकट्ठा करने में इसको हेल्प, CSO के हेल्प कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेगा क्या, बिहार में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था, तो 11.03% BTC के अनुसार। इसीलिए आपको हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे ताकि कंफ्यूज कर जाइएगा और एग्जाम में क्या हो जाएगा, आपको जो आने वाला होगा उसको छोड़ कर कुछ और याद हो जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो BTC में दिया हुआ है हम एडजेक्ट वहीं पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सर्वाधिक लिखा गया, सर्वाधिक है, सर्वाधिक आय है। तो किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। और सबसे कम पूछेगा तो पंजाब का, बात समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, सन 2008-9 में 8-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। जब भी ये आय निकाला जाता है कितने वर्ष का निकलता है, 1 वर्ष का। भारत सरकार का 1 वर्ष क्या होता है, उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, वित्तीय वर्ष। वर्ष कौन सा वर्ष होता है, तो आप याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को समय को क्या कहते हैं हम लोग, वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो उस समय जो था 2008-9 के समय में भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी तो लगभग 1.5 लाख के करीब है, 1,53,000 के करीब। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है, बिहार, भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भारत की आय में सर्वाधिक, सर्वाधिक सब में लिख दिया है, सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कथी का होगा, जाहिर सी बात है बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर 80% से अधिक लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर है, तो उनका इनकम क्या होगा, कृषि से ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आय में, मतलब कि बिहार के आय में सबसे अधिक योगदान किसका होगा, कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, लगभग 41.4%। बिहार राज्य में गरीबी रेखा, हम आपको पिछले ही चैप्टर में बताए थे कि भारत सरकार ने एक इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा। क्या कहते हैं भाई साहब, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, इसी को पोवर्टी लाइन बोलते हैं, POVERTY। पोवर्टी लाइन, देखिए जो लोग पोवर्टी लाइन से ऊपर होंगे उनको बोलेंगे एबव, ABOVE, एबव, उन्हीं को बोलते हैं APL में आएंगे। लेकिन जो लोग इसके नीचे होंगे उनको बोलेंगे बिलो पोवर्टी लाइन, यानी उनको बोलेंगे BPL, ठीक है ना। तो इसका क्या है, क्राइटेरिया बताया गया था। अगर आप गांव में रहते हैं, 2400 कैलोरी आपको मिल गया, अगर उतना आप भोजन अर्न कर ले रहे हैं, उतना ऊर्जा अर्न कर ले रहे हैं, अगर आप गेन कर ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप गरीब नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 2400 कैलोरी नहीं आप उतना गेन कर पा रहे हैं दिन भर में, तो इसका मतलब क्या है, आप गरीब है। लेकिन शहर में के लिए 2100 कैलोरी रखा गया था। शहर के लिए कितना कैलोरी, 2100, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा कम खाता है। इसलिए कम खाता है क्योंकि वो फिजिकल वर्क, शारीरिक वर्क कम करता है, शारीरिक परिश्रम कम करता है। गांव के लोग देखते हैं खेती बाड़ी में करता है, मजदूरी कितना करता है, इसीलिए वो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं गांव के, तो उनको खुराक भी ज़्यादा होता है। इसीलिए ये 2400 कैलोरी गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, लगभग 80% से प्लस। यहाँ पर याद रखिए, देखिए ये बड़ा एडजेक्ट जो दिया हुआ है 86%, अब तो बहुत थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है ना। लगभग यहाँ 80% से प्लस आंसर होगा। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीबी है, क्योंकि वहाँ गरीबी है। याद रखिएगा, करे क्या कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ गरीबी है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, यह भाई साहब रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया एक कथन है। देखिए रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र का एक जो है ना कंसेप्ट दिए थे, बस समझिए ना, अवधारणा दिए थे। कहेगा कि गरीबी के कुचक्र का अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो रैगनर
नरकस, ठीक है ना। भाई साहब ये बताए हुए थे कि कोई भी व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है, बात समझे कि नहीं। मतलब गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ठीक है ना। वो जो है कथन किसका है, तो रैगनर नरकस का, ठीक है ना। आपको और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, तो अर्थशास्त्री कुजनेट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, किसने कहा, रैगनर नरकस। लेकिन अगर पूछेगा गरीबी कैंसर रोग की तरह है तो अर्थशास्त्री कुजनेट ने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। करेक्ट है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित, अभी जस्ट देखे हम लोग, रैगनर नरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है, तो भारत का कौन सा शिकार है, बिहार राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ज्यादा है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये वित्तीय वर्ष हम जस्ट बताए हैं। अब आप लोग से हम पूछ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, आपका वेट करेंगे। और आप अगर सही आंसर देंगे तो जरूर उसका हम भी रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो बताइए आप जो है इसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। देखिए सृजन का मतलब होता है भाई साहब एक तरह से निर्माण करना, ठीक है ना। निर्माण का मतलब एक तरह से उसमें वृद्धि करना, नॉर्मल समझिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे होगा, उसमें वृद्धि कैसे होगा, उसका निर्माण कैसे होगा, तो आप याद रखिएगा उत्पादन क्रिया के द्वारा। देखिए कैसे होगा थोड़ा सा समझिए। अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन करने के लिए हमें ज़्यादा मजदूर चाहिए, ठीक है ना। मजदूर ज़्यादा चाहिए, उसके बाद कच्चा माल ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ से हम कच्चा माल खरीदेंगे उनका भी रोजगार बढ़ा, और मजदूर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैक्ट्री में क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो आप सोचिए इससे लोगों का इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब देश में इनकम लोगों का बढ़ेगा तो देश का भी इनकम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए देश का भी विकास होगा और राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। बात समझ आया। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पादन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है, उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार, उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, इनमें से सभी से। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर आप इनमें से सभी मार दीजिए, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय है तो प्रति व्यक्ति आय जाहिर सी बात है संबंधित होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय है तो उससे उपभोग और जीवन स्तर में भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आय बढ़िया है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़िया होगा, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़िया होगा तो उपभोग, लोग क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, यूज करेंगे, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, लोगों की बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में, देखिए इसको अनुमान को काट दीजिए, इसमें तरीका लिखिए, तरीका राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के तरीकों, ठीक है ना, तरीकों को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कितने तरीका से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो याद रखिए भारत में 5 तरीकों से भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। हालांकि सबका क्या हो सकता है, अलग अलग अपना मेथड होता है, लेकिन भारत में 5 मेथड है जिससे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब देखिए उस 5 मेथड में से 2 मेथड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सहज माना जाता है, इसीलिए हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। पहले हम लोग 5 मेथड को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, कोई भी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है पहले। तो पहले क्या होगा, उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, ठीक है ना। सब में गणना विधि लगेगा। तो जब उत्पादन होगा तो क्या होगा, आय होगा, यानी हमारा कमाई होगा, तो उसके बाद आय गणना विधि। जब आय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खर्च करेंगे तो व्यय गणना विधि। जब ये सब आय व्यय कर लेंगे उसके बाद दिमाग खराब होगा, लगेंगे जोड़ने, ठीक है ना, बाप रे कितना खर्च किए क्या किए, तो क्या हो जाएगा, मूल्य योग विधि, मूल्य योग गणना विधि, ठीक है ना। आज जब ये सब हो जाएगा तब ऊपर व्यापारी वाला दिमाग लगाएंगे, तो व्यापार विधि यानी व्यावसायिक विधि, ठीक है ना। तो देखिए
कितने तरह से हो गया, 5 तरह से। ट्रिक पर कैसे याद करेंगे, पहले हम उत्पादन करते हैं तो कमाते हैं तो आय हो जाएगा, आय विधि। जब आय करेंगे तो खर्चा करेंगे तो उसे व्यय विधि कहेंगे। और जब व्यय कर लेंगे दिमाग खराब होगा तो लगेंगे जोड़ने, यानी मूल्य योग विधि करेंगे। और जब जोड़ने उड़ने लगेंगे तो व्यापारी वाला दिमाग लगाने लग गए, व्यापारी बन गए, इसीलिए क्या होगा, व्यापार विधि या व्यावसायिक विधि। बात समझ नहीं। लेकिन भारत सरकार और आर्थिक दृष्टिकोण से 2 विधि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कौन कौन सा विधि है, उत्पादन विधि और आय विधि, ठीक है ना। इसको बहुत ही व्यवहारिक, वैज्ञानिक और एक तरह से सरल माना जाता है, आसान विधि माना जाता है। बात समझ गए, राष्ट्रीय आय की गणना का। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे सरल एवं व्यवहारिक विधि है, तो कौन होगा, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है घरेलू उद्योगों की आय, बिल्कुल। विदेश से प्राप्त आय, ये भी सही है, ए और बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए जब भी हम राष्ट्रीय आय कहते हैं तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया कि किसी भी देश के अंदर तथा बाहर कहीं से भी उस देशवासियों के द्वारा उत्पादित किया गया वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को, मतलब अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के बाजार और मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही आराम से हम आपके आगे चल करके सबका हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके। आगे थोड़ा सा बढ़िए, उसके बाद हम सबको बताते हैं। फिर कह रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। बात समझ नहीं, तो क्या होगा, इसमें भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, पहले सुनिए, हम एक इसका परिभाषा बता रहे हैं, उसके बाद समझिएगा। कह रहे हैं क्या, 2 चीज होता है। एक कहते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है ना। और एक बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद, जो पूछता है आपसे हम वो बता रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, देखिए किसी भी देश के सीमा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश के सीमा के अंदर वहां एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित किया गया, यानी अंतिम मूल्य से याद रखिएगा, अंतिम मूल्य से उत्पादित किया गया वस्तु एवं सेवाओं के बाजार एवं मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, किसी भी देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक और बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे देश में अगर एक साल के अंदर, एक वित्तीय वर्ष का मतलब समझ रहे हैं वित्तीय वर्ष क्या है, एक साल के अंदर 10 मोबाइल बना, एक मोबाइल का दाम 1000 है, इसका मतलब हमारे साल भर में हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो कितना है भाई साहब, 10,000 है। इसीलिए 10,000 हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। अब ये मोबाइल अपने देश के लोग बना रहे हैं या फिर बाहर के लोग बना रहे हैं, हम सभी को मिला के लेके चलेंगे। घरेलू का मतलब होगा अपने घर में विदेशी कंपनी भी उत्पादित कर रहा हो चाहे अपने देश का भी कंपनी, सबको मिलाएंगे। लेकिन कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी यहां पर सकल का मतलब ग्रॉस, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, जी इसको क्या कहेंगे, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसे कहेंगे, देखिए किसी भी देश के वहां के देशवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश के बाहर तथा भीतर, ठीक है ना, अंतिम रूप से उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक या बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए, हम यहाँ पर सकल घरेलू में बोले हैं कि अपने देश के अंदर चाहे विदेशी कंपनी चाहे अपने देश की कंपनी कोई उत्पादित करेगा, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद में यहाँ 2 चीज हो रहा है। एक तो देश का बाउंड्री खत्म हो गया कि केवल अपने ही देश में नहीं, बहुत ऐसे कंपनी है जैसे हमारे टाटा कंपनी का गाड़ी विदेशों में बहुत ज़्यादा जगह पर बिकता है, ठीक है ना, पाकिस्तान, अमेरिका, कहाँ जो उसका जो है जैगवार का मतलब गाड़ी वगैरह बहुत बिकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी जितना प्रोडक्शन करेगा वो अपने देश में आकर जुटेगा।
लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद में अपने देश में अगर विदेश का कोई कंपनी यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी वस्तुओं का यानी विदेशी कंपनियों के उत्पादन के मूल्यों को जोड़ा जाता है? नहीं। राष्ट्रीय का मतलब अपने राष्ट्र का, अपने नेशनल, बात समझे कि नहीं, अपने राष्ट्र के द्वारा, अपने देश के लोगों के द्वारा केवल, चाहे वो बाहर हो चाहे भीतर हो। लेकिन घरेलू कहेंगे तो अपने घर में कोई भी हो, विदेशी स्वदेशी कोई भी हो, सबको लेंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादक के साधनों की आय। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या है कि राष्ट्रीय उत्पाद सरकार की आय से मतलब नहीं है, यहाँ उत्पादन के साधनों की आय से है। जो उत्पादक है, जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं भाई साहब, उनके आय से मतलब ना है, वही ना जोड़ करके राष्ट्र का आय बन जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ होती है? देखिए भारत में अगर राष्ट्रीय आय की गणना कहेंगे भाई साहब तो 1951-52 से शुरू किया गया था, लेकिन पहली बार 1949 ईस्वी में मतलब राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। महालनोबिस, हमारे देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे महालनोबिस, ठीक है ना, महालनोबिस, ठीक है ना। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था और इसी के अंडर में था, राष्ट्रीय आय समिति के अंडर में था भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करना, उसका प्रकाशन करना, देश के राष्ट्रीय आय की गणना करना, प्रति व्यक्ति आय का गणना करना। लेकिन 1954 ईस्वी में CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का स्थापना हुआ। उसके बाद ये जो राष्ट्रीय आय समिति था उसको क्या किया गया? डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म करके इसके ऊपर भार दे दिया गया भाई साहब आप अपना क्या कीजिए, राष्ट्रीय आय का देखभाल कीजिए और उसका आंकड़ा उपस्थित कीजिए। बात समझे। तो राष्ट्रीय आय का गणना प्रारंभ करेगा तो याद रखिएगा 51-52 से शुरू किया गया था, उस समय से जो है ना पहली बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान भाई साहब दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अपना एक पुस्तक लिखा था। 1868 में एक पुस्तक लिखा, ठीक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी VERTY, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा हुआ था। यहाँ पर इन्होंने देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और कितना रुपया अनुमान लगाया था? तो 20 रुपया मात्र अनुमान लगाया था कि देश के लोगों का राष्ट्रीय आय 20 रुपया है। देखिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बताया गया था कि 20 रुपया, राष्ट्रीय आय नहीं, याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम 20 रुपया किसके द्वारा अनुमान लगाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949, बताया ना। महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे अपने देश के, उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। अभी हम लोग CSO का चर्चा बार बार कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसको जिम्मेदारी दिया गया है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 बना दीजिए, ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन कोई नहीं है, भले गलत है लेकिन 1954 बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? देखिए तीसा की भयानक आर्थिक मंदी 1929 से 1933 था, बस समझे कि नहीं, इसलिए आंसर क्या मारिएगा 1929 से 33। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमान लगाया था? 20 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अभी जस्ट ही हम लोग बताएं, आप ही लोग आंसर कीजिए 35 का, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स ने। देखिए प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय Y = CI, ठीक है ना, C+I
इन्होंने एक फार्मूला दिया था, राष्ट्रीय आय बराबर वाई बराबर सी आई। ये फार्मूला पूछेगा, ये फार्मूला वाई बराबर सी आई किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रोफेसर केन्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आय तथा उपभोग का अंतर। देखिए मान लीजिए आप कोई कमा रहे हैं, आय का मतलब क्या है, इनकम, ठीक है ना। तो आप कमा के लिए हैं, आप कुछ खर्च कर दिए, उपभोग का मतलब क्या हो गया, खर्च कर देना है। तो जब खर्च कर देंगे तो जो आय होगा और जो खर्च होगा दोनों में घटाएंगे तो जो बच जाएगा उसको बचते ना कहेंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आप कमाए और 80 रुपये खर्च कर दिए तो 20 रुपये बचा, तो 20 रुपये बचा तो क्या होगा, बचत होगा। बस समझे कि नहीं, तो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, भारत की राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत का राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी। कितना क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछते रहता है। कहता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश का पता लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश के क्या पता लगाया जाता है, आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जाता है कि वह देश जो है कितना आर्थिक रूप से संपन्न है, कितना समृद्ध है, कितना विकसित है, ठीक है ना। इस चीज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए ये आंकड़ा 2009 का आंकड़ा है, ठीक है ना। ये 2009 का आंकड़ा एक प्रकाशित किया गया था। उसके अनुसार अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय था भाई साहब, याद रखिएगा, वो $46,040 था, जबकि ब्रिटेन का जो था 42,000 और चीन का जो था $2360 था। और उस समय भारत का $950 था, ठीक है ना, 2009 के अनुसार, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, हम पहले ही बताए शुरुआती में कि एक औसत आय है। क्या है, औसत आय है, ठीक है ना, औसत आय, औसत आय हो जाएगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति के वास्तविक समृद्धि का सूचक है, तो नहीं है। देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है ना, या फिर कहीं भी देश का प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज आय है, औसत आय। औसत का मतलब होता है कि सभी का बराबर होगा, लेकिन ये कभी संभव है नहीं है। कहां पर अंबानी जिसका अरबों का कंपनी है, अरबों का मतलब कि इनकम है, और कहां पे एक रिक्शा चलाने वाला है, कभी भी वो उतना, जो हमारे देश में अभी भी जो नेशनल इनकम लगभग हमारे देश का जो है राष्ट्रीय आय है करीब 1,53,000 के करीब माना, 1,53,000 के करीब था। अब नया डाटा पता नहीं मुझे, ठीक है ना। हालांकि हम इसलिए इतना नहीं बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज कर जाएगा। मान लीजिए अगर सपोज कि अगर 1.5 लाख ही है, तो सोचिए एक रिक्शा वाला 1.5 लाख रुपया साल में कमा लेता होगा। 1.5 लाख का मतलब हो गया आपका महीना हो गया करीब 12,500 रुपया करीब महीना हो गया, ठीक है ना। 12,500 रुपया करीब महीना हो, तो अब 12,500 का महीना बहुत मुश्किल से कमाता होगा रिक्शा वाला, बात समझे ना, बहुत मुश्किल से। तो ये बहुत दिक्कत है। जब भी हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं ना, तो इससे देश के गरीबी को छुपाया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अरबों का उनका इनकम है, और कुछ ऐसे जो खाने के लिए तरसते हैं। तो जो प्रति व्यक्ति आय है ना, इससे वास्तविक विकास का पता नहीं चलता है, ठीक है ना। ये औसत आय है, और औसत आय क्या होता है, सबका बराबर होता है। अंबानी का भी उतना ही होगा, रिक्शा चलाने वाला का भी उतना ही होगा, समझे कि नहीं। तो ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। सिंपल बात है, हमारा आय प्रभावित करता है। तो कौन सा आय, तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है, ठीक है ना। जब प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा तो हमारा रहन सहन अच्छा होगा, हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा विकास होगा, शिक्षा हमारा बेटर होगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा हमारा, ठीक है ना। फर्क है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जो होगा भाई साहब, वो कैसे जाना जाएगा भाई साहब, तो उत्पादन गणना विधि, बिल्कुल ये भी सही है, बताए थे 5 गो। आय गणना विधि बिल्कुल सही है, व्यवसायिक गणना विधि ये भी सही है, उपरोक्त द्वारा सभी, बिल्कुल यहाँ सभी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 5 गो बताए थे जिनमें से 3 गो दिया। कौन कौन छूट रहा है, एक व्यय गणना विधि और एक आपको मूल्य योग गणना विधि, ठीक है ना। 2 मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। और सबसे बढ़िया कौन होता है, तो उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी दिया था, आंसर सभी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है, वैज्ञानिक तरीका है, व्यवहारिक है, सभी है। यानी हमारे अर्थव्यवस्था के आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्पाद गणना विधि और आय गणना विधि सबसे बढ़िया माना जाता है, हमारे देश में सबसे अच्छा और सहज माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। सिंपल बात है, राष्ट्रीय आय की गणना का 5 विधि है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं।
समावेशी आर्थिक विकास, समावेशी समान रूप से सभी किसी का आर्थिक विकास होगा भाई साहब, तो उसे कहेंगे हम क्या कि समावेशी आर्थिक विकास। संतुलित विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, समाज के गरीब वर्ग का विकास, इनमें से सभी। संतुलित विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का भी विकास होना चाहिए, समाज के गरीब वर्ग का विकास, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। जब भी हम कहते हैं समावेशी विकास यानी समाज के सभी वर्गों का विकास होना चाहिए, ठीक है ना, उसे कहेंगे हम लोग समावेशी विकास। उसे हम संतुलित विकास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि विकास ऐसा हो कि ऐसा नहीं है कि जो गरीब है बिल्कुल गरीब होते जा रहा है, दरिद्र होते चला गया, और जो विकास हो रहा है केवल गरीब मतलब धनी वर्ग के लोगों में विकास हो रहा है, उन्हीं का इनकम बढ़ रहा है। पता चला है कि हमारा मतलब पर कैपिटा इनकम जो है आपका, जिससे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ते जा रहा है, लेकिन गरीबों का स्थिति और खराब होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैसा कहीं ना कहीं जमा हो रहा है कुछ ही लोगों के हाथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में ऊंचा होना, यार गलत लिखा गया है, जीवन स्तर में ऊंचा होने को क्या कहते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का अगर जीवन स्तर ऊंचा होगा तो उसे कहेंगे हम लोग समावेशी विकास। अभी जस्ट बात किए, करेगा राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी। तो किस विकास में, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। क्या होगा आर्थिक विकास, जब इनकम बढ़ेगा, जब पैसा से रिलेटेड कोई बात होगा ना तो उसे आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है ना। राजनीति से रिलेटेड कोई होगा तो राजनीतिक विकास, ठीक है ना। समाज से छुआछूत इस तरह का कोई अगर विकास होगा तो सामाजिक विकास हो जाएगा, ठीक है ना। धार्मिक रूप से कुछ होगा, संस्कृति रूप से होगा तो सांस्कृतिक, लेकिन यहाँ रुपया पैसा से रिलेटेड है, आय से रिलेटेड है तो आर्थिक विकास होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 49 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, यहाँ पर भाई साहब टोटल 49 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे लिए था, हमने कलेक्ट करके लाया। अब आपका काम है इसको एक बार रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप मन लगा कर पढ़ लीजिए एक बार, आप बवाल मचा सकते हैं एग्जाम में। तब अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड जो चैप्टर है उसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।